हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखेंगे बेसिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। ओके, सो ये जो सर्कुलर मोशन है ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जान लीजिएगा ये जो सर्कुलर मोशन है इट इज जस्ट लाइक ट्रांसलेशनल मोशन। अब ट्रांसलेशनल मोशन की अगर बात करें तो कोई भी ऑब्जेक्ट लेट मी से इस पर्टिकुलर पोजीशन पे है, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे है तो इसका कुछ ना कुछ तो पोजीशन होता है विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओके, सो लेट मी से ये ओरिजिन है, ओरिजिन के हिसाब से इसका पोजीशन है x1। यहां से लेकर सीधा सीधा ट्रांसलेट कर रहा है दूसरे पोजीशन की तरफ जा रहा है। सो उसी पर्टिकुलर ओरिजिन से दूसरे पोजीशन का जो पोजीशन वेक्टर होता है या पोजीशन जो होता है वी कैन मार्क इट एज x2। सो एक जगह के लिए x1 है, दूसरे के लिए x2 है, ऐसे दो वैल्यूज हमारे सामने आ चुके। अब यहां पर x1 और x2 के बीच में जो भी डिफरेंस रहेगा दैट इज नथिंग बट द लीनियर डिस्प्लेसमेंट। सो इनके बीच में जो भी लीनियर डिस्प्लेसमेंट हुआ रहेगा दैट लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज s। सो दिस s इज बेसिकली चेंज इन इट्स पोजीशन, s इज इक्वल टू चेंज इन इट्स पोजीशन। यहां पर जो भी पोजीशन होता है हम x के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। सो वन इज x1, द अदर वन इज x2। So this is called as linear displacement, and this change, this displacement, or I can say this change in position per unit time, can be called as linear velocity. So ये सारे के सारे linear terminologies बता रहा हूं मैं आपको, okay? And यही change in velocity per unit time को हम बुलाते हैं linear acceleration. ये सारे के सारे वेक्टर क्वांटिटीज होते हैं। इसी तरह जब सर्कुलर मोशन की अगर बात आती है तो उसमें क्या होता है, ये रहा एक पर्टिकुलर बॉडी, सर्कुलर मोशन करना है तो डेफिनेटली उसको स्ट्रिंग से बांध के एक पर्टिकुलर पॉइंट से बांध के रखना पड़ेगा। तो ये जो बॉडी है सर्कुलर मोशन करती है कुछ इस तरह। तो जब सर्कुलर मोशन करती है तो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि भाई वो कितना एंगल कवर कर रहा है। सो यहां पर जो लीनियर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का काम कर रही थी, जो पोजीशन बताने का काम कर रही थी, यहां पर उसके बदले उसका एंगल, चलो ये बॉडी अगर यहां तक पहुंच गया तो इसके रेडियस ने कितना एंगल कवर किया, दिस एंगल इज गोइंग टू मेक अ बिग डील। सो दिस एंगल इज गोइंग टू बिहेव एज द पोजीशन, एंड सिमिलरली द चेंज इन एंगल, change in its angle will be called as displacement. Here it was called as linear displacement, here it will be called as angular displacement. Angular displacement. Similarly यहां पर linear displacement या फिर change in its linear position per unit time is called as linear velocity. Similarly change in its angular position per unit time will be called as angular velocity. Angular velocity को हम लोग डिनोट करते हैं ओमेगा से, so it is called as angular velocity. So यहां पर भी वेलोसिटी है, यहां पर भी वेलोसिटी है। ये लीनियर की टर्मिनोलॉजीज में यूज किया जाता है, ये एंगुलर की टर्मिनोलॉजीज में यूज किया जाता है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एज वेल। डिफाइन इसी तरह करते हैं। सिमिलरली एक्सेलरेशन की भी बात करें, यहां पर भी अगर देखा जाएगा तो लीनियर एक्सेलरेशन इज नथिंग बट चेंज इन लीनियर वेलोसिटी अपॉन टाइम। सिमिलरली यहां पर भी अगर देखा जाएगा तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम विल बी कॉल्ड एज एंगुलर एक्सेलरेशन। उसको हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं। यहां पर डायरेक्शन की अगर बात करें तो जिस तरफ पोजीशन चेंज हो रही है उस तरफ डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है, मार्क करना बहुत इजी होता है। जिस तरफ चेंज इन पोजीशन का डायरेक्शन है उसी तरफ वेलोसिटी का भी डायरेक्शन होता है, मार्क करना बहुत इजी होता है। जिस तरफ चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन है उस तरफ एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन है। सो बेसिकली गाड़ी किस तरफ मूव हो रही है वही देखना है। हाँ, सिर्फ एक्सेलरेशन के केस में, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के केस में गाड़ी किस तरफ मूव हो रही है या फिर ऑब्जेक्ट किस तरफ मूव हो रही है वही तुम्हें देखना होता है। लेकिन एक्सेलरेशन के केस में वो भी देखना होता है कि भाई उस ऑब्जेक्ट अगर सीधा मूव हो रही है और वेलोसिटी अगर बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन उसी तरफ होता है। लेकिन अगर वेलोसिटी उसकी जगह पे ऑब्जेक्ट सीधा मूव हो रही है लेकिन वेलोसिटी अगर कम हो रहा है तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हम लोग ऑब्जेक्ट के मूवमेंट से ऑपोजिट डायरेक्शन कंसीडर करते हैं। सो यहां पर एक्सेलरेशन में इतना लॉजिक यूज किया जाता है। अभी अगर मैं एंगुलर टर्मिनोलॉजीज की बात करें तो यहां पर जो डायरेक्शन हम लोग को कंसीडर करना है वो किस तरफ कंसीडर करना है। सीधी सी बात है, अगर आप देखेंगे तो एंगल का डायरेक्शन हर तरफ चेंज होता है। यहां पर इस पर्टिकुलर मोमेंट में ये ऊपर जाने की कोशिश कर रही थी, यहां पर जब आया तो ये टेंजेंशियली ऐसे आगे जाने की कोशिश कर रही थी, यहां पर देखा जाएगा तो टेंजेंशियली इस तरफ जाने की कोशिश करेगी। सो एवरीवेयर द लीनियर टर्मिनोलॉजी विल हैव अ टेंजेंशियल डायरेक्शन। सो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो या एंगुलर वेलोसिटी हो, कुछ ना कुछ तो डायरेक्शन कंसीडर करना, एक सिंगल डायरेक्शन कंसीडर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टेंजेंशियली हर तरफ अगर डायरेक्ट कर रहे तो हम सारे डायरेक्शंस को तो कंसीडर नहीं कर सकते हैं। सो इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, हम इसको यहां पर राइट हैंड थंब रूल पकड़ के थंब का डायरेक्शन किस तरफ है वो चेक करते हैं। अब राइट हैंड थंब रूल मतलब ये अगर इस तरफ जा रही है गाड़ी, मतलब यहां पर इस केस में अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे जा रही है, देन
जो थंब का डायरेक्शन ऊपर की तरफ जाती है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर अस। सो यहां पर थंब का डायरेक्शन ऊपर की तरफ जा रही है, दैट मींस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है वो भी ऊपर की तरफ आएगी। कोई भी वेक्टर अगर ऊपर की तरफ आती है उसको हम लोग डॉट से डिनोट कर सकते हैं। वो पेज से अगर ऊपर की तरफ आ रही है तो हम इसको बुलाएंगे आउटवर्ड। सो व्हेनेवर ऐसे बाहर की तरफ आ रही होगी वी कॉल इट एज आउटवर्ड। आउटवर्ड को हमेशा एक डॉट से डिनोट करते हैं, ओके। एंड जब भी पेपर के अंदर जाने की कोशिश करती है डायरेक्शन, सो वी कैन रिप्रेजेंट इट विद द हेल्प ऑफ अ क्रॉस, ओके। सो क्रॉस हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें डायरेक्शन इनवर्ड इस्तेमाल करना होगा, ओके। अब ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, जैसे हमने डिस्कस किया यहां पर, अगर बॉडी ऐसे घूम रही है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट राइट हैंड थंब रूल के सपोर्ट से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन दिस केस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ आ रही है, सो आई कैन डिनोट दैट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन है वो डॉट से मैं डिनोट कर सकता हूं। एंड जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट होती है उसी तरफ वेलोसिटी का भी डायरेक्शन होती है, देयरफॉर इस दर एंगुलर वेलोसिटी का भी इन दिस केस में डायरेक्शन डॉट से डिनोट कर सकता हूं। लेकिन एक्सेलरेशन की अगर बात करें तो एक्सेलरेशन अगर होगा तो एक्सेलरेशन कब होती है, जब वेलोसिटी चेंज होती है। अब चेंज की बात करें तो दो टाइप के चेंजेस हो सकती है, एक वेलोसिटी बढ़ भी सकती है और एक वेलोसिटी कम भी हो सकती है, ओके। एज ऑफ नाउ मुझे पता है कि वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, ओके। सो मैं बोलूंगा इफ द वेलोसिटीज डायरेक्शन इज आउटवर्ड एंड द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। अगर वेलोसिटी बढ़ रही है, जैसे कि आपको पता है वेलोसिटी अगर बढ़ रही है तो जिस तरफ वेलोसिटी का डायरेक्शन है उसी तरफ एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन होता है। वेलोसिटी कम होती है तो ऑपोजिट डायरेक्शन होती है। सिमिलरली इफ वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, वेलोसिटी का जो भी डायरेक्शन होगा वही होगा एंगुलर एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन। देन आई कैन से दैट अल्फा विल बी इक्वल टू, या फिर अल्फा विल बी हैविंग द सेम डायरेक्शन। अगेन दूसरा सिचुएशन, इफ I'm assuming that velocity is going upward, okay, so outward, and the velocity is not increasing, rather it is decreasing. Then I can say the angular acceleration will be having direction the opposite of velocity, that is inward. यहाँ पर velocity outward अगर आ रही है तो angular acceleration will be having inward direction. I request you guys to please make a note of these concepts. Pause करो video and then note it down. अभी आपने तो काइनेमैटिक इक्वेशन के बारे में तो सीखा ही होगा, है कि नहीं। काइनेमैटिक इक्वेशन आपने जो भी स्कूल लेवल में सीखा है वो तो लीनियर मोशन के लिए था। क्या क्या था, सी फर्स्ट इक्वेशन आपने जो सीखा था दैट वाज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये सिंपल सा इक्वेशन आपने सीखा था, ए वेक्टर यू वेक्टर वी वेक्टर। एंड सेकेंड जो आपने सीखा था दैट वाज नथिंग बट एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये सारे वेक्टर्स। एंड थर्ड इक्वेशन वाज v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। a और s दोनों वेक्टर हैं, इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट है। अब यही चीज जब सर्कुलर मोशन में आती है तो ये इक्वेशंस कैसे बन जाती है। सी बहुत ही सिंपल है, सर्कुलर मोशन के लिए भी सेपरेट काइनेमेटिक इक्वेशन होता है, ये लीनियर मोशन का ही है, सर्कुलर मोशन का या फिर रोटेशनल मोशन का। एंगुलर मोशन के लिए जो काइनेमेटिक इक्वेशन है बहुत ही सिंपल है, एक्चुअली सेम टू सेम है, सिर्फ आपको टर्मिनोलॉजीज को कन्वर्ट करने हैं। यहां पर जहां पर भी लीनियर वेलोसिटीज यूज किए हैं उसको एंगुलर वेलोसिटी में कन्वर्ट करना है, लीनियर एक्सेलरेशंस को एंगुलर एक्सेलरेशंस में, लीनियर डिस्प्लेसमेंट को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में। बात खत्म। v की जगह पे मैं लिखूंगा ओमेगा, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी है तो ठीक है, ओमेगा नॉट लिख लेते हैं, प्लस a की जगह पे अल्फा बिकॉज a इज लीनियर एक्सेलरेशन, अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन, मल्टीप्लाइड बाय t। टाइम को लीनियर एंगुलर ऐसा कुछ होता नहीं है, टाइम जो है यूनिवर्सल होता है। ये बन गया आपका फर्स्ट इक्वेशन, ये रहा, इट्स रेडी। चलो अभी सेकंड इक्वेशन देखते हैं, मेरे साथ आप भी बोलने की कोशिश कीजिए। एस इज लीनियर डिस्प्लेसमेंट, उसको कन्वर्ट करना है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में, इज इक्वल टू यू इज इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा नॉट, टी प्लस हाफ एज इट इज लिखते हैं, ए इज एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय टी स्क्वायर। हियर इज योर सेकंड इक्वेशन। एंड देन द लास्ट वन, v square is final velocity square, u square is initial velocity square plus 2 alpha multiplied by s is nothing but converted as theta. हो गया। This is your kinematical equation which you can use in any questions based on circular motion. So ये कहाँ पर यूज करना है? See जो भी situations इधर अराइज होते थे वो सेम situations यहाँ पर भी अराइज होंगे। जैसे कि लीनियर मोशन में क्या होता था, अ कार इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, तो ब्रेक्स अप्लाई किया, ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद 5 सेकंड्स के बाद रुक गया, इसने इतने में सर्टन डिस्प्लेसमेंट किया होगा, ऐसे सारे सिचुएशंस आते थे, तो वो सारे के सारे लीनियर मोशन में होते थे। सर्कुलर मोशन में क्या होता है,
कार इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, या फिर बॉल इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, बॉल इज टाइड टू अ रोप एंड परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन. सो इनिशियली इतने वेलोसिटी, एक सर्टन वेलोसिटी का नाम देंगे, वैल्यू देंगे, तो उतने वेलोसिटी से सर्कुलर मोशन कर रही थी, एंड देन ड्यू टू सम रीजन उसमें फ्रिक्शन आ गया, जिस वजह से वो ब्रेक सप्लाई होना शुरू हो गया उस पर ऑटोमेटिकली. फ्रिक्शन की वजह से वो रुक जाएगा, स्लो हो जाएगा, फिर सर्टन सेकंड्स के बाद वो रुक जाएगा, एंड जितने भी सेकंड्स के बाद वो रुका होगा उतने टाइम पर उसने सर्टन डिस्प्लेसमेंट किया होगा. डिस्प्लेसमेंट की जगह पे वो लोग कुछ ना हो तो एंगल का वैल्यू देंगे. सो दिस इज हाउ दे विल गिव यू, दे आर गोइंग टू गिव यू डेटा इन टर्म्स ऑफ दिस इक्वेशन. सो वो डेटा देख के उस डेटा पे जो भी मिसिंग रहेगा उसके अकॉर्डिंगली यू कैन डिसाइड कि आपको इसमें से कौन सा इक्वेशन यूज करना है. कभी एक इक्वेशन से काम हो जाएगा, कभी मल्टीपल इक्वेशंस यूज करने पड़ेंगे. जैसे आप लोग इस इक्वेशंस के साथ काम करते थे वैसे ही आपको इन इक्वेशंस के साथ भी काम करना पड़ेगा. अब एक एक करके रिलेशन सीखने की कोशिश करते हैं. अभी सी लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भले दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है लेकिन आपस में कनेक्टेड है वो. अब कोई भी अगर बॉडी सर्कुलर मोशन अगर परफॉर्म कर रही है, let me say this is a body, it's performing circular motion. So if it's performing circular motion, इसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या है, यहां से ये जो इसने जो भी लेंथ ऑफ आर्क बनाया होगा दैट इज कॉल्ड एज लीनियर डिस्प्लेसमेंट. लेट मी से ये बॉडी यहां से लेकर यहां तक आई, लेट मी कॉल द डिस्प्लेसमेंट एज डी डेल्टा थीटा. और यहां पर जो भी लीनियर डिस्प्लेसमेंट हुआ रहेगा उसके नाम पर दैट इज नथिंग बट ds या फिर डेल्टा s, ऐसे बुला देता हूं मैं यहां पर. ओके, सो कंसिडरिंग डेल्टा अगर बहुत छोटा है तो सीधी सी बात है इट्स एन आर्क, वी नो दैट, बट ये आर्क भी जो है वो स्ट्रेट लाइन की तरह दिखेगी अगर ये एंगल बहुत ही छोटा होगा. और हमें बहुत ही सिंपल सा एक रिलेशन पता है कि लेंथ ऑफ आर्क जो होती है दैट इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ रेडियस एंड एंगल सबटेंडेड. सो ये चीज अगर याद में रखेंगे, सो लेंथ ऑफ आर्क यहां पर जो हम लोग ने डिनोट किया है दैट इज डेल्टा एस विल बी इक्वल टू रेडियस मल्टीप्लाइड बाय एंगल सबटेंडेड डेल्टा थीटा. ओके, सो ये होगा रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. अब इसी चीज को वेक्टर फॉर्मेट में अगर रिप्रेजेंट करना है, वेक्टर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट तो करना ही पड़ेगा, बिकॉज आपने अगर ध्यान दिया होगा थीटा that is angular displacement, it's a vector quantity. Radius vector, it's always a vector quantity, it is directed from center to outward. And linear displacement, that is also vector quantity. अगर ये तीनों vector quantities को देखेंगे, एक वेक्टर ऐसे जा रही है, एक वेक्टर ऐसे जा रही है, और ये वेक्टर इस तरफ ऊपर की तरफ आ रही है. तो अगर इनको बैलेंस करना होगा, ये डायरेक्शंस को बैलेंस करके एक्सप्रेशन लिखना होगा, तो हमें वेक्टर फॉर्मेट में ऐसे लिखना पड़ेगा. आई विल टेल यू. तीनों वेक्टर है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो ऑब्वियसली वेक्टर प्रोडक्ट लिखना है. वेक्टर प्रोडक्ट में आप दोनों ट्राई करके देख लीजिएगा, आर बार क्रॉस डेल्टा थीटा बार भी ट्राई कीजिए एंड डेल्टा थीटा बार क्रॉस आर बार भी ट्राई करके देख लीजिए. उसमें से आपको खुद को ही पता चल जाएगा डेल्टा थीटा बार क्रॉस आर बार इज द करेक्ट एक्सप्रेशन विच कैन सूट दिस पर्टिकुलर कंडीशन. आप अगर उल्टा डायरेक्शन करके देखेंगे तो यहां पर डायरेक्शन उल्टा मिलेगा, तो इसी वजह से ये एक्सप्रेशन फॉलो करना. अब इसमें ये क्रॉस वेरीफाई करने का तरीका कैसे होता है, आपको डेल्टा थीटा की तरफ राइट हैंड लेना है, डेल्टा थीटा पे हाथ रखना है, आर की तरफ फोल्ड करना है, थंब स्ट्रेच करके देखना है. यहां पर डेल्टा थीटा किधर है, ऊपर की तरफ है, तो ऊपर की तरफ हाथ रखना है, आर की तरफ फोल्ड करना है. सी ऊपर की तरफ हाथ रख के आर की तरफ फोल्ड करना है, आर इज टुवर्ड्स राइट हैंड साइड. उसके बाद थंब स्ट्रेच करके देखना और चेक करना है कि थंब और डेल्टा एस जो है एक दूसरे के साथ पैरेलल है क्या. यहां पर दिख रहा है आपको थंब और मेरा डेल्टा एस जो है एक दूसरे के साथ पैरेलल है, due to which this particular expression is going to be true for that. Okay, so ये है relation between linear displacement and angular displacement. Please pause the screen and note it down. So guys, अभी velocity की अगर बात करें तो velocity भी जो होता है वो दो टाइप का होता है. एक होता है एवरेज वेलोसिटी, मतलब यहां पर मैं वेलोसिटी मतलब एंगुलर वेलोसिटी की ही बात कर रहा हूं. एवरेज एंगुलर वेलोसिटी मतलब इट इज ओमेगा एवरेज. ओके, ये ओमेगा एवरेज कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है. अभी ओमेगा का जो एक्सप्रेशन है, ओमेगा इज नथिंग बट इक्वल टू द चेंज इन एंगुलर पोजीशन पर यूनिट टाइम और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम. ओके, सो यहां पर अगर मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो चेंज की बात कर रहा हूं, इफ आई एम स्पीकिंग अबाउट द टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज, ओके, फॉर एग्जाम्पल एक सेट ऑफ मोशन हो गया, वो पूरे के पूरे सेट ऑफ मोशन में जितना भी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा अपॉन पूरा का पूरा जितना भी टाइम लगा होगा, सो टोटलिटी की अगर बात करेंगे, सो दिस टोटल फैक्टर अपॉन टोटल फैक्टर विल गिव यू एवरेज एंगुलर वेलोसिटी. दैट इज एज सिंपल एज दैट. सो दिस विल बी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी.
So this is one type of angular velocity. The other type of angular velocity is instantaneous angular velocity. That is nothing but omega. अब ये instantaneous angular velocity का मतलब क्या होता है? See, it's again change in displacement per unit time. So I can call it as delta theta upon delta t. So this is nothing but displacement or change in position, change in angular position or angular displacement per unit time. अब यहां पर जब मैं इंस्टेंटेनियस वर्ड यूज कर रहा हूं, इसका मतलब ये होता है कि एक छोटे से इंस्टेंट पर, मतलब एक छोटे से टाइम पर। इसका मतलब अगर ये डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं तो ये डिस्प्लेसमेंट करने में जो भी टाइम लगा होगा, दैट टाइम शुड बी वेरी मच लेस। अब वेरी मच लेस को हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? हम ऐसे लिख सकते हैं कि वी विल से दैट लिमिट, LIM स्टैंड्स फॉर लिमिट, लिमिट ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम जहां पर ये डिस्प्लेसमेंट हो रही है, दैट इज वेरी मच क्लोज टू जीरो। बहुत छोटे का मतलब तो वही होता है ना, इट इज वेरी मच क्लोज टू जीरो। कोई भी मैग्नीट्यूड जो है वो जीरो के जब बहुत करीब होता है, वी विल से कि उसका वैल्यू बहुत ही छोटा होता है। दिस इज इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। अब ये वेलोसिटी, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे हम लोग ने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट के बीच में कैसे रिलेशन निकाला, वैसे ही एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के बीच में भी रिलेशन निकाल सकते हैं। अब वो कैसे निकालना है देख लेते हैं यहां पर। अब ये जो एक्सप्रेशन है एज इट इज यहां पर मैं लिख लेता हूं, डेल्टा एस बार इज इक्वल टू डेल्टा थीटा बार मल्टीप्लाइड बाय और मे बी क्रॉस आर बार। ओके, सो ये जो डेल्टा एस के नीचे अगर मैंने डेल्टा टी लिख लिया, LHS में अगर डेल्टा टी डिवाइड कर रहा हूं तो RHS में भी डेल्टा टी डिवाइड करना पड़ेगा। एक काम करता हूं, LHS में लिमिट ऑफ डेल्टा टी मैं लिमिट कर देता हूं 0 के करीब, तो RHS में भी वही सेम चीज करना पड़ेगा। मैथमेटिक्स का सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि हमें जो चाहिए हम कर सकते हैं। तो ओनली थिंग इज हम जो लेफ्ट हैंड साइड में करते हैं वही चीज हमें राइट हैंड साइड में भी करना पड़ता है। अब ये जो है, this is nothing but when the time is very small, this is linear displacement per unit time. Linear displacement per unit time is nothing but linear velocity, and this is nothing but when the time is very small, angular displacement upon time. Angular displacement upon time is angular velocity. This will be instantaneous linear velocity. This will be instantaneous angular velocity cross r. So the vector format of the relation between linear velocity and angular velocity is v bar is equal to omega bar cross r bar. इसको अगर मैग्नीट्यूड के टर्म्स में अगर लिखना होगा, v is equal to omega r करके भी हम लोग लिख सकते हैं। ये है रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। सो हम लोग ने लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन सीख लिया, लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी के बीच में भी रिलेशन सीख लिया। अब सीखते हैं थोड़ा इन डिटेल अबाउट एक्सेलरेशन। सबसे पहले मैं आपको एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में बताना चाहता हूं। सी, जैसे एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी जैसे लीनियर हो सकती है, सॉरी, अब सीखते हैं अबाउट एंगुलर एक्सेलरेशन। जैसे एंगुलर वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस भी होती है और एवरेज भी होती है, उसी तरह एंगुलर एक्सेलरेशन भी एवरेज भी हो सकती है और इंस्टेंटेनियस भी हो सकती है। पहले चलो एवरेज की बात करता हूं, दैट इज अल्फा एवरेज। ये अल्फा का फॉर्मूला जो मैंने आपको बता के दिया, दैट इज नथिंग बट चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट चेंज इन टाइम। सो टोटल अगर हम लोग ये जो भी फैक्टर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर हम एक टोटलिटी पे कैलकुलेट करेंगे, सो टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो उसका आंसर जो भी हमें आएगा, दैट विल बी द एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। लेकिन अगर हमने ये एंगुलर एक्सेलरेशन का जो एक्सप्रेशन है, दैट इज चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, अगर हम लोग ने जो टाइम है, ये टाइम टोटल टाइम नहीं बल्कि जो भी मूवमेंट हो रहा था उस मूवमेंट के अंदर का एक छोटा सा टाइम फैक्टर अगर हम लोग ने कंसिडर किया, दैट इज एकदम छोटा टाइम फैक्टर, मतलब लिमिट ऑफ टाइम शुड बी वेरी मच क्लोज टू जीरो। इस केस में टाइम जब बहुत छोटा होता है तो चेंज इन वेलोसिटी भी बहुत ही छोटा होगा कंपैरेटिवली। तो ये जो भी रेशो रहेगा, इस रेशो का जो भी आंसर रहेगा, that will be acceleration at that particular instant. Therefore, this acceleration is called as instantaneous angular acceleration. This will be called as instantaneous angular acceleration. अब रिलेशन निकालने की कोशिश करना है लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में। बिफोर स्टार्टिंग विद द रिलेशन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। जो एक्सेलरेशन है, कौन सा एक्सेलरेशन? लीनियर एक्सेलरेशन। लीनियर एक्सेलरेशन एक्चुअली दो टाइप के लीनियर एक्सेलरेशन आने वाले हैं।
यू विल अंडरस्टैंड मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। चलो ट्राई करते हैं टू फाइंड रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो उसके लिए काम करता हूं, पहले मैं टाइटल लिख लेता हूं, टू फाइंड रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके, तो उसके लिए सबसे पहले मैं कंसिडर करूंगा हमारा वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। ये वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को क्यों मैंने कंसिडर किया, क्योंकि इसी वेलोसिटी को अगर हम लोग ने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमें लीनियर एक्सेलरेशन मिल जाएगा। चलो ट्राई करते हैं फाइंड करने के लिए। अगर ये वेलोसिटी को मैंने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हियर इट विल बी डीवी बाई डी टी एंड दैट इज गोइंग टू बी माई एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन? लीनियर एक्सेलरेशन, बिकॉज मैं डिफरेंशिएट किसको कर रहा हूं? लीनियर वेलोसिटी को कर रहा हूं, एज सिंपल एज दैट। अब यहां पर जब मैं डिफरेंशिएशन लगाऊंगा, एक बात आप याद रखना, ओमेगा का वैल्यू भी चेंज हो सकती है। ओमेगा इज व्हाट? एंगुलर वेलोसिटी। सो वेलोसिटी बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। प्लस आर का वैल्यू नहीं चेंज होगा, बट आर का डायरेक्शन चेंज होगा पूरे वेक्टर को अगर हम लोग डिफरेंशिएट करने की कोशिश करेंगे तो विद रेस्पेक्ट टू टाइम ये भी वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है। इसका मैग्नीट्यूड वेरिएबल है तो इसका डायरेक्शन वेरिएबल है। सो यहां पर हम जब डिफरेंशिएट करने की कोशिश करेंगे, सो वी आर ट्राइंग टू डिफरेंशिएट अ सिचुएशन वेयर वी हैव अ प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल्स। सो प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल्स जब होती है तो डिफरेंशिएशन में हमने सीखा है कि हम यूवी रूल अप्लाई कर सकते हैं। सो पहले एक को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे। चलो पहले मैं काम करता हूं, ओमेगा को एज इट इज छोड़ देता हूं, आर को डिफरेंशिएट करने की कोशिश करता हूं। सो आर को अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा, यहां पर मुझे जो आंसर आएगा दैट विल बी डी आर बाई डी टी। ओके, प्लस फिर मैं काम करता हूं, आर को अकेला छोड़ देता हूं, ओमेगा को डिफरेंशिएट करने की कोशिश करता हूं। सो डी ओमेगा बाई डी टी क्रॉस आर बार इट विल बी। नाउ इन दिस केस ओमेगा बार क्रॉस दिस आर इज नथिंग बट रेडियस वेक्टर, या फिर इसको मैं बोल सकता हूं उस पर्टिकुलर पॉइंट का पोजीशन। दैट इज, अगर फॉर एग्जांपल ये एक बॉडी है, ये रेडियस ये सेंटर के हिसाब से मूव हो रही है, ये होगा आर का डायरेक्शन। अभी ये यहां से जब यहां पर आया होगा तो आर का डायरेक्शन चेंज हुआ यहां पर। सो देयर इज अ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द पोजीशन ऑफ बॉडी विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर। सो इस बॉडी के पोजीशन, ये बॉडी जब यहां से यहां पर आया तो डिस्टेंस तो सेम था, लेकिन देयर वाज अ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन। सो आर इज नथिंग बट पोजीशन ऑफ बॉडी विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर। सो व्हेन द बॉडी इज ट्रैवलिंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, आर का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मतलब उस पोजीशन का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। पोजीशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, पोजीशन वेक्टर जो बोलते हैं। सो पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन जब चेंज हो रही है, so dr by dt, we say that when there is a change in position per unit time, we call it as velocity. Plus d omega by dt, this is angular velocity. Change in angular velocity per unit time is called as angular acceleration cross r bar. So यहां पर अगर आप देखेंगे, the total acceleration comprises of two terminologies. एक टर्मिनोलॉजी में क्या इन्वॉल्व हो रही है? ओनली द चेंज इन डायरेक्शन, बिकॉज आर का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है क्या? नहीं, इसमें ओमेगा का तो कांस्टेंट अज्यूम कर लिया है। कौन वेरिएबल अज्यूम, किसको वेरिएबल अज्यूम किया हम लोग ने? आर को। आर का क्या वेरी हो रहा है? डायरेक्शन। सो दिस टर्मिनोलॉजी हैज कम फ्रॉम अ सिचुएशन वेयर ओनली डायरेक्शन इज वेरिंग। ओके, सो हियर आई कैन से डायरेक्शन इज वेरिंग। ओके, डायरेक्शन किसका डायरेक्शन? पोजीशन का डायरेक्शन। ओके, अब यहां पर अगर आप देखेंगे, ये कौन से सिचुएशन से आया है? चेंज इन ओमेगा से आया है। चेंज इन ओमेगा मतलब चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। अब जब कोई बॉडी ऐसे घूम रही है तो उसका एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन इज गोइंग टू रिमेन सेम, बट आपको तो पता है कि इसका स्पीड बढ़ता ही जा रहा होगा, इसी वजह से यहां पर चेंज हो रही है। सो दिस चेंजेस मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। सो यहां पर क्या हो रही है? मैग्नीट्यूड इज वेरिंग, मैग्नीट्यूड इज वेरिंग। सो यहां पर हम लोग ने दो सिचुएशंस देखे। एक ऐसा सिचुएशन देखा जहां पर लीनियर वेलोसिटी, अब लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे होता है अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो लीनियर वेलोसिटी क्या है? इसका हमेशा टेंजेंशियल होता है। ओके, सो अगर बॉडी यहां पर है, इफ बॉडी इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, इनिशियली लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन इस तरफ है, एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन इस तरफ जाएगा, एंड यहां पर मैग्नीट्यूड v1 है, यहां पर मैग्नीट्यूड v2 है। सो व्हाट हैपेंड ओवर हियर? इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो गया, वेरिंग मैग्नीट्यूड, इसका डायरेक्शन भी चेंज हो गया, वेरिंग डायरेक्शन। सो टोटल लीनियर एक्सेलरेशन इज कंप्राइजिंग ऑफ टू फैक्टर्स, वेयर वन फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेरिएबल or variation occurring in the direction of velocity, and the other
factor is responsible for the variation occurring in the magnitude of velocity. So ये दोनों को हम acceleration बुलाएंगे. एक acceleration सिर्फ और सिर्फ velocity के direction को change कर रही है यहां पर जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, और एक acceleration सिर्फ और सिर्फ उसके magnitude को change कर रही है. इस particular acceleration जो सिर्फ और सिर्फ velocity के direction को change कर रही है उसको हम लोग बुलाएंगे radial acceleration. AR बार से denote करेंगे. We'll call it as radial acceleration. इसको रेडियल एक्सेलरेशन क्यों बुलाते हैं वो भी बताता हूं मैं आपको. सी, अब यहां पर ऑब्जेक्ट कहां जाने की कोशिश कर रही थी? सीधा जाने की कोशिश कर रही थी. जब वो सीधा जाने की कोशिश कर रही है वो सीधा नहीं जा पा रहा है. क्यों? ये स्ट्रिंग ने उसको अंदर की तरफ खींचा होगा विद सम फोर्स. अब कुछ ना कुछ तो फोर्स से अंदर की तरफ खींचा है. वेयर एवर देयर इज अ फोर्स देयर इज ऑलवेज एन एक्सेलरेशन. एक फोर्स होगा तो डेफिनेटली एक एक्सेलरेशन होगा. सो वो एक्सेलरेशन की वजह से ही डेफिनेटली इसका डायरेक्शन जो है ना टेढ़ा हो गया. सो डायरेक्शन टेढ़ा होने के लिए जो भी रेस्पॉन्सिबल था एक्सेलरेशन, वो एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस. एंड यहां पर भी अगर देखा जाएगा तो द वेलोसिटी इज ट्राइंग टू गो स्ट्रेट, लेकिन ये फोर्स वापस उसको अंदर की तरफ खींचेगी. सो ऐसा कोई नहीं कि फोर्स लेफ्ट की तरफ जाएगी या फोर्स नीचे की तरफ जाएगी. जिस तरफ भी रेडियस है फोर्स उस तरफ जाएगी. सो इसी वजह से उस फोर्स की वजह से जो भी एक्सेलरेशन होती है उसको हम लोग रेडियल एक्सेलरेशन बोलते हैं, क्योंकि इट इज ऑलवेज एक्टिंग अलोंग रेडियस. एंड ये जो है वेरी करने वाली है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी. अभी इस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को अगर चेंज करना होगा तो एक अलग सा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा अलोंग द वेलोसिटी, सो दैट वो वेलोसिटी बढ़ जाए. सो अलोंग द वेलोसिटी जो भी फोर्स एक्ट हो रही होगी दैट विल जनरेट एन एक्सेलरेशन विच विल बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. दैट इज, आप देखोगे तो टेंजेंशियल, ये रेडियस है तो ये टेंजेंट है. इस वेलोसिटी को बढ़ाना होगा तो एक्सेलरेशन इस तरफ रहेगा. सो ऐसे हम लोग नहीं बोल सकते कि एक्सेलरेशन हमेशा ऊपर की तरफ है या फिर एक्सेलरेशन हमेशा लेफ्ट की तरफ है. ऐसा कुछ नहीं है. एक्सेलरेशन हमेशा टेंजेंट की तरफ है. देयरफॉर आई विल बी डिनोटिंग दैट पर्टिकुलर एक्सेलरेशन विद द हेल्प ऑफ सिंबल AT, एंड उसको मैं नाम दूंगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. ये होगा tangential acceleration. So total linear acceleration comprises of two factors. One is radial acceleration, the other one is tangential acceleration. अब ये चीज आपके दिमाग में होना चाहिए. रेडियल एक्सेलरेशन की अगर बात करें तो रेडियल एक्सेलरेशन को जैसे कि आपने देखा v ओमेगा से हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, वेक्टर फॉर्मेट रहेगा तो. एंड उसके अलावा उसका मैग्नीट्यूड वाइज अगर देखा जाएगा तो v ओमेगा ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं. v की जगह पे एक काम करते, थोड़ी देर पहले हम लोग ने प्रूव किया था कि दिस v इज इक्वल टू r ओमेगा. अगर डाल देंगे तो हम लोग इसको r ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा r ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं. उसके अलावा इस ओमेगा की जगह पे अगर हम लोग ने v अपॉन r डाल दिया तो इसको हम लोग v स्क्वायर अपॉन r भी लिख सकते हैं. सो ये रहा रेडियल एक्सेलरेशन के 3 एक्सप्रेशंस. एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का एक ही एक्सप्रेशन है, दैट इज नथिंग बट अल्फा मल्टीप्लाइड बाय r. ऐसा एक ही एक्सप्रेशन होगा. आई बिलीव इतना क्लियर होगा. सो हमने जो भी लीनियर टर्मिनोलॉजीज देखे थे अब तक, डिस्प्लेसमेंट हो या वेलोसिटी हो या एक्सेलरेशन हो, उसमें से डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी हमेशा ही टैंजेंशियल होती है. लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी टैंजेंशियल होती है, लीनियर वेलोसिटी भी टैंजेंशियल होती है. सिर्फ और सिर्फ लीनियर एक्सेलरेशन 2 टाइप के होते हैं, एक रेडियल भी होता है और एक टैंजेंशियल भी होता है. आप अगर देखोगे टैंजेंशियल एक्सेलरेशन तभी एग्जिस्ट करती है जब अल्फा होगा. अल्फा तब होता है जब उसका एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगा, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए. तो ये तभी अराइज होगा जब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होता होगा. ओके लेकिन रेडियल एक्सेलरेशन की तरफ अगर देखेंगे तो रेडियल एक्सेलरेशन के लिए मैग्नीट्यूड को चेंज होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज होना है. तो इसी वजह से वेलोसिटी का वैल्यू अगर कांस्टेंट भी रहेगा, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी भी रहेगा, लीनियर हो या एंगुलर हो, कोई भी हो, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी होगा तो भी रेडियल एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करती है. मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को हम शॉर्ट फॉर्म पे बताते हैं UCM. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब ये होता है कि भाई जो ओमेगा होता है वो ओमेगा हमेशा कांस्टेंट होता है. इसका मतलब सिंपल यही होता है. दैट इज एंगुलर वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगा. इसका मतलब जो भी लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड रहेगा दैट विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट. दैट मींस ये रहा एक बॉडी, ये बॉडी अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है तो इसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यहां पर जितना रहा होगा यहां पर भी उतना ही वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड रहेगा. द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज नॉट गोइंग टू चेंज. सिंस द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज नॉट गोइंग टू चेंज, यहां पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी 0. लेकिन सिंस द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज ऑलवेज चेंजिंग, आप इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही करके क्लेम कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि सर्कुलर मोशन हो रही है तो मतलब इसका लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन को चेंज होना ही चाहिए. डायरेक्शन अगर चेंज हो रही है दैट मींस कंफर्म रेडियल एक्सेलरेशन होना ही चाहिए. इन शॉर्ट, जहां पर भी सर्कुलर मोशन हो रही है वहां पर रेडियल एक्सेलरेशन होना ही चाहिए. रेडियल एक्सेलरेशन के बिना कोई भी सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं होगा. दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड.
वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो भी रेडियल एक्सेलरेशन होगा, वेलोसिटी वेरिएबल होगा तो भी रेडियल एक्सेलरेशन होगा। सो रेडियल एक्सेलरेशन मस्ट होता है। प्लीज पॉज द स्क्रीन एंड नोट दिस थिंग डाउन। अब इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। एंड यहां पर देखना, हमेशा एक एक्सेलरेशन, दैट मीन्स व्हेनेवर देयर इज अ सर्कुलर मोशन देयर इज ऑलवेज एन एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर। अब एक्सेलरेशन किसकी वजह से हो रही है? कोई ना कोई तो फोर्स की वजह से हो रही है ना। उस फोर्स को भी एक नाम से बुलाया जाता है एंड वो नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स बेसिकली क्या होता है? सी, व्हेनेवर देयर इज अ बॉडी परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन देयर इज ऑलवेज एन एक्सेलरेशन acting along the radius towards the center, and due to that acceleration there is always a force acting along the radius towards the center, and that particular force is called as centripetal force, जिसको हम लोग FCP से डिनोट कर सकते हैं। and this particular force FCP का एक्सप्रेशन अगर किसी ने पूछ लिया, इट्स नॉट अ बिग डील। FCP इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय रेडियल एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन के तीन एक्सप्रेशन है, एक है V ओमेगा, सो mv ओमेगा आपका एक्सप्रेशन हो सकता है। दूसरा है v स्क्वायर अपॉन आर, तो mv स्क्वायर बाय आर भी आपका एक्सप्रेशन हो सकता है। तीसरा है r ओमेगा स्क्वायर, तो mr ओमेगा स्क्वायर भी आपका एक्सप्रेशन हो सकता है। इन सभी चीजों को अगर वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा तो रेडियल एक्सेलरेशन के वेक्टर फॉर्म्स याद कर लीजिएगा। रेडियल एक्सेलरेशन के केस में एक एक्सप्रेशन तो हम लोग ने देख लिया था, इट वाज नथिंग बट ओमेगा बार क्रॉस वी बार, जो हम लोग ने थोड़ी देर पहले प्रूव किया था। उसके अलावा इस वी स्क्वायर अपॉन आर और आर ओमेगा, ओके, इन दोनों एक्सप्रेशन को कैसे हम लोग वेक्टर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करेंगे देख लेते हैं। सो यहां पर आप देखोगे तो आर एक वेक्टर जैसे हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि आर इज अ रेडियस वेक्टर। लेकिन आर की अगर बात करें तो आर का डायरेक्शन हमेशा सेंटर से बाहर की तरफ जाती है, एंड यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स या फिर रेडियल एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है वो हमेशा बाहर से सेंटर की तरफ आती है। तो इतना तो क्लियर है कि आर और रेडियस वेक्टर और रेडियल एक्सेलरेशन दोनों का डायरेक्शन अलग अलग होगा। सो इफ आई एम सेइंग दैट रेडियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर मैग्नीट्यूड वाइज, सो उसको वेक्टर वाइज अगर लिखेंगे सो मुझे लिखना पड़ेगा ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर बार। सिंस आर बार का डायरेक्शन एंड रेडियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ऑपोजिट है, यहां पर एक नेगेटिव साइन डालना पड़ेगा। उसके अलावा वी स्क्वायर अपॉन आर अगर मुझे यूज करना है, रेडियल एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन वी स्क्वायर अपॉन आर, सो वी स्क्वायर अपॉन आर को अगर मैं मैग्नीट्यूड जैसे अज्यूम करूं तो यहां पर आर के डायरेक्शन को, सिर्फ अकेले डायरेक्शन को अगर इंट्रोड्यूस करना है तो आई कैन इंट्रोड्यूस आर कैप। सिंस आर का डायरेक्शन और रेडियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ऑपोजिट है, आई कैन इंट्रोड्यूस अ नेगेटिव साइन स्टेटिंग दैट। सो ये होगा मेरे रेडियल एक्सेलरेशन के वेक्टर फॉर्म्स। सो इसी वेक्टर फॉर्म को अगर मैंने सेंट्रीपिटल फोर्स में भी अगर यूज कर लिया, सो इट विल बी m मल्टीप्लाइड बाय a r बार, दैट विल गिव मी m मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा बार क्रॉस v बार is equal to m multiplied by minus m omega square multiplied by r bar is equal to minus mv square by r multiplied by r cap। सो इतने टर्मिनोलॉजीज हम लोग यूज कर सकते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के बिना कोई भी सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है। जैसे हमने थोड़ी देर पहले सीखा था कि रेडियल एक्सेलरेशन के बिना कोई भी सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है, वैसे ही सेंट्रीपिटल फोर्स के बिना भी कोई भी सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है। अब एक और चीज आपको जो ध्यान में रखना है, दैट इज नथिंग बट इसी फोर्स का स्यूडो फोर्स। अब आपने ऑब्जर्व तो जरूर किया होगा कि व्हेनेवर यू आर ट्राइंग टू रोटेट समथिंग, फॉर एग्जाम्पल इमेजिन कर लीजिए एक ग्लास विच कंटेन्स वाटर, ओके। सो इस ग्लास को मान लीजिए आपने एक रोप से बांध दिया एंड यू आर ट्राइंग टू रोटेट, ओके। सो व्हेन यू आर ट्राइंग टू रोटेट दिस ग्लास और बकेट ऑफ वाटर यू वांट टू इमेजिन, यू कैन इमेजिन। सो इसके अंदर अगर वाटर होता तो वाटर हमेशा ही ये सेंटर की तरफ नहीं, सेंटर से दूर रहने की कोशिश करता। सो वाटर हमेशा ही इसके दूसरे सेक्शन पर रहने की कोशिश करता था थ्रू आउट द सर्कुलर मोशन, जब तक आप सर्कुलर मोशन करवा रहे हो। हाँ, एक बार आपने सर्कुलर मोशन ड्रॉप करवा दिया, रोक दिया, देन ये ग्रेविटेशनल फोर्स के हिसाब से नीचे गिरने की कोशिश करती है, अदरवाइज ये हमेशा दूर रहने की कोशिश करती है। वाई? बिकॉज इट इज अंडरस्टूड कि अगर ऐसा हो रहा है तो यहां पर एक्सेलरेशन किस तरफ है? अंदर की तरफ है। अगर ये सिस्टम एक्सेलरेट कर रही है अंदर की तरफ, तो सिस्टम के अंदर के जो भी चीजें हैं उसके ऊपर एक स्यूडो फोर्स एक्ट होगी बाहर की तरफ, ओके। एंड दैट स्यूडो फोर्स वो होना ही चाहिए क्योंकि ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है। सो कोई भी नॉन इनर्शियल फ्रेम मतलब एक ऐसा फ्रेम जिसमें एक्सेलरेशन हो रही है। अगर फ्रेम पर एक्सेलरेशन होती है तो उसके अंदर का जो भी बॉडी रहेगा उस पर एक ऑपोजिट डायरेक्शन पे एक
इमेजिनरी फोर्स आ जाती है जिसको हम लोग बुलाते हैं स्यूडो फोर्स। एंड ये स्यूडो फोर्स जो सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर मोशन के टाइम पे होती है, एक्सक्लूसिवली सर्कुलर मोशन के स्यूडो फोर्स को हम बुलाते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एक्सप्रेशन FCF बोलते हैं उसको। इट इज नथिंग बट मास मल्टीप्लाइड बाय, उसका मैग्नीट्यूड इज नथिंग बट मास मल्टीप्लाइड बाय रेडियल एक्सेलरेशन। डायरेक्शन वाइज अगर देखा जाएगा तो एक नेगेटिव साइन आएगा, क्योंकि रेडियल एक्सेलरेशन जिस तरफ है उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन पे जाती है। तो उसके एक्सप्रेशन को अगर मैं एक्सप्रेस करने की कोशिश करें, आई कैन राइट इट। यहां पर जो भी मैंने देखा, ऊपर की तरफ जो भी देखा, इन सब के इसमें एक एक्स्ट्रा नेगेटिव डाल दीजिए। तो यहां पर नेगेटिव नहीं है तो यहां पर नेगेटिव डालना पड़ेगा, ओमेगा बार क्रॉस वी बार। बाकी इन दोनों में नेगेटिव है तो एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये होगा आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का 3 एक्सप्रेशंस। स्क्रीन को पॉज करके प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी नोट डाउन कर लीजिएगा। सो आई बिलीव ये लेक्चर आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। इस लेक्चर में मैंने सर्कुलर मोशन से रिलेटेड सारे बेसिक्स कवर कर लिए हैं। इसके बाद के जो कॉन्सेप्ट्स है, दे आर बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ ऑल दीज बेसिक्स। मतलब जो भी आपने यहां पर सीखा होगा, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर एक्सेलरेशन, वो भी दोनों टाइप के, रेडियल एक्सेलरेशन, टैंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, ये सारी चीजों के एप्लीकेशंस होंगे। इसके बाद के एप्लीकेशंस में मेजर हाईलाइटेड एप्लीकेशंस में से एक होता है बैंकिंग ऑफ रोड, दूसरा एप्लीकेशन होता है कोनिकल पेंडुलम एंड तीसरा एप्लीकेशन होता है वर्टिकल सर्कुलर मोशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होता है। ये सारे एप्लीकेशंस के ऊपर भी मैंने वीडियोस बनाए हैं, मैंने वो वीडियोस ऑलरेडी अपलोड किए हैं। ये वीडियोस भी देखने के बाद आपके बेसिक्स पूरा क्लियर हो जाएगा, देन यू विल बी गुड विद सर्कुलर मोशन। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। जितिन अब्राहम सर साइनिंग ऑफ फॉर जीता इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, कालेवाड़ी, पिंपरी, पुणे। बाय बाय।